Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the meaning of एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर हमारे जीएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर के बेसिस पे ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, टर्नओवर के बेसिस पे ही आपको ऑडिट कराना पड़ता है। तो टर्नओवर का मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना टर्नओवर का मीनिंग जाने हुए आप रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, ऑडिट की लायबिलिटी को नहीं समझना। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर? सबसे पहले समझते हैं दोस्तों टर्नओवर का क्या मतलब है। टर्नओवर का मतलब है क्या? वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। बिजनेस में आप कितना सेल करते हैं, कितना परचेज करते हैं, सेल, परचेज, लीज, रेंटल, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका एक्टिविटी कितना हुआ, उसको उसका जो सम टोटल है उसको हम कहते हैं टर्नओवर। तो टर्नओवर में क्या मतलब, मान लो आपने साल में ए को माल बेचा 200 रुपये का, बी को माल बेचा 500 रुपये का, सी को माल बेचा 300 रुपये का। टोटल साल के अंत में कितना हो गया? 5 2 7 3 1000 रुपया आपका जो माना जाएगा, टोटल टर्नओवर माना जाएगा, वो 1000 रुपया माना जाएगा। तो टर्नओवर क्या कहते हैं? तो सेल सप्लाई कितना सप्लाई किया, 1000 जो सप्लाई किया उसको हम टर्नओवर बोलेंगे। तो ये क्रूशियल है थ्रेशोल्ड लिमिट निकालने के लिए, और कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है उसको लेने के लिए भी टर्नओवर का मीनिंग समझना हमें बहुत, क्योंकि कंपोजिशन 1.5 करोड़ तक के वालों को ही मिलता है, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलता। तो कंपोजिशन स्कीम को जानने के लिए भी हमें टर्नओवर का मीनिंग समझना होगा। तो आइए समझते हैं टर्नओवर का क्या मतलब है। एग्रीगेट टर्नओवर में जो हम लेके चलेंगे वो टैक्सेबल सप्लाई को लेके चलेंगे। टैक्सेबल सप्लाई को हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके हमारे पिछले वीडियो को देखें। टैक्सेबल सप्लाई को, एग्जाम सप्लाई को और एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैटर को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल मीनिंग जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को वॉच करें। तो टर्नओवर में जो प्लस करना है, टर्नओवर में जो काउंट करना है उसमें टैक्सेबल सप्लाई को काउंट करेंगे, एग्जाम सप्लाई को काउंट करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए यूएसए को कोई माल बेचते हैं, चाइना को माल बेचते हैं, तो आपको टर्नओवर में अपने काउंट करना। और इंटर स्टेट सप्लाई, मान लो दिल्ली से पंजाब, पंजाब से यूपी, यूपी से हरियाणा माल भेजते हैं तो आपको टर्नओवर में काउंट करना पड़ता है। अगर एक पॉइंट के बेसिस पे जितने रजिस्ट्रेशन कराने रखे हो, मान लो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिजनेस हो, उस बिजनेस को सारे जैसे मान लिया जाए मुंबई में आपने 1000 करोड़ का बिजनेस किया, चेन्नई में आपने 2000 करोड़ का बिजनेस किया, दिल्ली में आपने 3000 करोड़ का बिजनेस किया, तो इन तीनों का जो टोटल कितना हो जाएगा? 3 5 6000 करोड़। 6000 करोड़ आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा। तो टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई को भी काउंट करना है, एग्जाम सप्लाई को भी काउंट करना है और एक्सपोर्ट को भी काउंट करना है। इसमें जो काउंट नहीं करना है, जो लेस करना है टर्नओवर में, वो जीएसटी से रिलेटेड जो भी टैक्स है, जीएसटी के सारे टैक्स को लेस करना है। जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन से जो जीएसटी में लेवी होता है उसको लेस करना है, उसको काउंट नहीं करना है। और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल और रिवर्स। आरसीएम में जो आप टैक्स पे करते हो, आरसीएम चूँकि आपका एक परचेज होता है, आरसीएम आप सप्लायर के लिए सेल है, सप्लायर के लिए सेल है, पर परचेजर के लिए वो रिसिपेंट के लिए तो परचेज है। तो आरसीएम को, जैसे मान लो आपने जीटीए की सर्विस लिया, तो जीटीए वाले अपने टर्नओवर में लेंगे, पर जीटीए की सर्विस मान लो मिस्टर एक्स ने लिया, मिस्टर एक्स अपने टर्नओवर में काउंट नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स के लिए तो ये परचेज है ना। जीटीए की सर्विस, गुड ट्रांसपोर्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्ट वाले के लिए तो टर्नओवर में काउंट होगी, पर मिस्टर एक्स जिसने सर्विस ली उसके लिए तो ये जस्ट ए काइंड ऑफ परचेज है, तो इसको काउंट में नहीं लिया जाएगा। तो टर्नओवर को सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड इनवर्ड सप्लाई, एक्सक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई। देखिए इनवर्ड सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं करना है। जैसे कि हमने बताया, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आरसीएम जिस पे लेवी होता है, लीगल सर्विस पे भी लेवी होता है, स्पॉन्सरशिप, ऐसे बहुत सारी सर्विस हैं जिस पे कि आरसीएम अट्रैक्ट होता है। तो इन सभी को काउंट नहीं करना है एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन के लिए। पर अगर हम जीटीए का टर्नओवर कंप्यूट करते हो तो उस केस में हमें ये काउंट करना है, जीटीए का टर्नओवर काउंट करना हो, जो कि ये आरसीएम की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसमें काउंट करेंगे। पर जो व्यक्ति सर्विस ले रहा है, मान लो मिस्टर एक्स सर्विस ले रहा है, मिस्टर एक्स को अपने टर्नओवर में नहीं लेना है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। इसे एग्जाम्पल की मदद से और क्लियर करते हैं।
जैसे रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड पेज एक्स ऑन सिटिंग फीस। रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड ने कोई अपने डायरेक्टर को सिटिंग फी पे करता है फॉर सर्विसेज रेंडर बाई। डायरेक्टर दो टाइप से सर्विस दे सकता है, या तो उसका एम्प्लॉय हो, फुल टाइम डायरेक्टर होगा, या पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा। पार्ट टाइम या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ये पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं। फुल टाइम डायरेक्टर वाले को सैलरी मिलती है, इस पर कोई जीएसटी लेवी नहीं होता है, इस पर जीएसटी नहीं। पार्ट टाइम के केस में जीएसटी लेवी होता है, क्योंकि इस पर सैलरी नहीं है, क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं करता। तो रघुवीर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने सिटिंग फी पे किया अपने डायरेक्टर को, तो अंडर रिवर्स चार्ज उस पर डायरेक्टर की सर्विस पे आरसीएम कंप्यूट होगा। तो आरसीएम कौन पे करेगा? जो आरसीएम लेगा। जैसे रघुवीर ने मान लीजिए, देखिए कोई डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर और ये कोई रघुवीर नाम की कंपनी है, मिस्टर रघुवीर, इसने अपनी सर्विसेज दी। तो इसने क्या ली? इसने आरसीएम की सर्विसेज लिया। रघुवीर ने ये आरसीएम की सर्विसेज दे रहा है। तो डायरेक्टर का जब हम कम टर्नओवर काउंट करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करें, तब तो ये आरसीएम वाली सर्विसेज, डायरेक्टरशिप वाली सर्विसेज काउंट करेंगे। पर रघुवीर जो कंपनी जो आरसीएम की सर्विस ले रहा है, उसमें ये एग्रीगेट टर्नओवर में ये काउंट नहीं करेंगे। यही बातें यहाँ पे लिख के गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में कोई भी जीएसटी एक्ट में जो टैक्स लगता है उसे हम शामिल नहीं करेंगे। फिर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो पैन बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे को काउंट करना है। चाहे दिल्ली में बिजनेस हो, एक ऑफिस दिल्ली में, एक ऑफिस मुंबई में, एक ऑफिस हरियाणा में, तो इन सारे ऑफिस में जो अलग अलग बिजनेस आपने किया हो, इन जितना टर्नओवर हो, उन सभी सेल को आप जोड़ोगे, टोटल करोगे, वो जो टोटल आएगा वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है। फिर उसके बाद है जो आप टर्नओवर में जो काउंट करना है, एक्सपोर्ट की सर्विसेज भी काउंट करना है, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज की काउंट करना है। एग्जेम्प्टेड सर्विस गुड्स का क्या मीनिंग है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर नहीं पता है तो आप जाके वहाँ देखिए। एग्जेम्प्टेड सर्विस में काउंट करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे। और जो कि सेम पैन बेसिस पर, मान लीजिए आपका मुंबई में ऑफिस है और दिल्ली में भी ऑफिस है, आप यहाँ से माल मुंबई से दिल्ली में भेजते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और इस टर्नओवर को भी अपने टर्नओवर में काउंट करना पड़ेगा, मुंबई के टर्नओवर में आपको लेना पड़ेगा। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। मधुर ऑयल पंजाबी इंगेज इन सप्लाइंग मशीन ऑयल एज मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। मशीन ऑयल भी बेचता है और पेट्रोल भी बेचता है। तो मशीन ऑयल पे जीएसटी है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। तो पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसा कि हमने जानते हैं। पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, फिर भी हम इसे टर्नओवर काउंट करते समय दोनों के टर्नओवर को कंप्यूट करेंगे। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, बट सप्लाई ऑफ मशीन इज लेविएबल to GST. In order to determine whether Madhur oil is liable for GST, turnover of both non-taxable as well as taxable supply be taken into account if the same exceed applicable threshold limit. अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख, तो मधुर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ें, सिंपल है। अब एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज अकाउंट और मेड ऑन। अब देखिए, आप मुंबई में बिजनेस करते हैं और दिल्ली में आप सामान भेजते हैं, अपने किसी एजेंट को सामान भेजते हैं। ये एजेंट जो है आपके बेसिस पे आगे फर्दर सामान XYZ को बेचता है। आपका जो दुकान मुंबई में है, आप दिल्ली में अपना सामान भेजते हैं, और ये एजेंट जो डी है, आपने अपॉइंट कर रखा है, मिस्टर डी को अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, फिर समझिए। आपकी कोई शॉप जो है मुंबई में है, मुंबई से आपने दिल्ली में अपना सामान भेजा, दिल्ली में आपने मिस्टर डी को एजेंट अपॉइंट कर रखा है कि आपके बिहाफ पे ये सामान बेचे। इसका काम है खुद से बाहर को ढूंढना और सामान को बेचना। बदले में आप इसे कमीशन दोगे, जो भी सेल करेगा बदले में आप इसे कमीशन दोगे। और ये जो सेल करेगा ये आपके बिहाफ पे करेगा, ठीक है, ये आपके बिहाफ पे करेगा।
तो जो भी ये सेल आपके बिहाफ पे करेगा ये आपकी टर्नओवर में काउंट होगा। यही बात यहाँ लिखी गई। मोहिनी इंटरप्राइजेज हैज बीन अपॉइंटेड एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे कैच है, ये अगर ये बिल अपने नाम पे फाड़ता है, मान लो ये बिल मिस्टर डी इसने जो बिल बनाया ये बिल अपने नाम पे बनाया, मेसर्स डी एंड कंपनी, मान लो 1000 रुपये के नाम से इसने बिल एक्स को दे दिया, बायर का नाम लिख दिया एक्स, ठीक है। 1000 रुपये का बिल मान लो दे दिया, ये अपने नाम से बिल बनाता है। अगर ये अपने नाम से बिल बनाता है तो टर्नओवर काउंट करते समय ये 1000 रुपया इसके टर्नओवर में काउंट करेंगे। अगर ये बिल इसके नाम से बनाता हो तो ये 1000 रुपया इसके नाम पे सामान भेजने वाले के नाम पे काउंट करेंगे। तो एम जो है इस केस में प्रिंसिपल कहलाएगा, एम इज कॉल्ड प्रिंसिपल, और ये एजेंट कहलाएगा। अगर एजेंट अपने नाम से बिल फाड़ता है, अपने नाम से बिल इशू करता है, तब तो उसकी टर्नओवर में काउंट कर लेंगे। अगर वो एम के नाम पे बिल फाड़ता है, एम के नाम पे बिल फाड़ता है या एम उसके बदले में बिल काटता है तो एम का टर्नओवर में काउंट करेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि मोहिनी इंटरप्राइजेज हैज अपॉइंटेड मिस्टर बेस्ट फॉरवर्ड एंड एसोसिएट एज इट्स एजेंट। मिस्टर मेसर बेस्ट फॉरवर्ड एंड एसोसिएट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स टू हिज ओन अकाउंट, मतलब अपने नाम से बिल काटता है, एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी इंटरप्राइजेज। वो देखिए ये अपना भी उसका बिजनेस है बेस्ट फॉरवर्ड का, और इसके बदले में भी काम करता है। तो ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय मिस्टर बेस्ट फॉरवर्ड एजेंट एज एजेंट ऑफ मोहिनी एज वेल एज ऑन इट्स ओन अकाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ बेस्ट फॉरवर्ड। इसमें इस केस में क्या है, एम ने डी को माल भेजा तो एम तो डी का माल तो बेचता ही बेचता है, साथ में एम अपना माल मान लो पी से ख़रीदा है वो भी बेचता है। ये एज ए एजेंट भी काम कर रहा है और एज ए सप्लायर दोनों काम कर रहा है। तो इसका टर्नओवर काउंट करते समय अपनी तरफ से जो माल बेचा, अपना माल जो बेचा और एज ए एजेंट जो माल बेचा, दोनों के माल को टर्नओवर में इंक्लूड कर लेंगे। किसके टर्नओवर में, डी के टर्नओवर में। एम के टर्नओवर में कम कंप्यूट करेंगे जब वो बिल एम के नाम पे देता हो या इसके बिहाफ पे माल नहीं बेचता होता। अगर इसके बिहाफ पे माल बेचता है तो फिर इसके बिल में कंप्यूट नहीं करेंगे। देखिए फिर से क्लियर करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल। मोहिनी इंटरप्राइजेज हैज अपॉइंटेड मिस्टर बेस्ट फॉरवर्ड एन एजेंट, मिस्टर बेस्ट फॉरवर्ड एन एजेंट मेक्स सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हिज ओन अकाउंट एज वेल ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी इंटर। अपना भी माल बेचता है और अपने प्रिंसिपल का भी माल बेचता है। तो जो एजेंट का टर्नओवर कंप्यूट करेंगे, मिस्टर बेस्ट फॉरवर्ड का टर्नओवर कंप्यूट करेंगे, तो जो भी टर्नओवर आया हो, अपना माल बेच के आया हो या फिर एज एजेंट माल बेच के आया, दोनों के में बेच के जितना टर्नओवर आएगा उसको कंप्यूट करेंगे। सिंपल है। और एक चीज़ और है जो एग्रीगेट टर्नओवर है और टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट क्या है, जैसे कि मान लो मुंबई में भी आपका दुकान है, दिल्ली में भी दुकान है, कोलकाता में भी दुकान है, तो मुंबई में जितना सेल हुआ टर्नओवर इन स्टेट कहलाएगा। दिल्ली में जो टर्नओवर है दिल्ली टर्नओवर इन स्टेट दिल्ली कहलाएगा। कोलकाता में जो आपने माल बेचा और टर्नओवर इन स्टेट का, मतलब इस इंडिविजुअल स्टेट की टर्नओवर कहलाएगी। इन सभी को जब इकट्ठा आप कर दोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर कहलाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर सिंपल है। अब दोनों का यूज क्या है, यूज देखो क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर में भी हम क्या करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई के लेते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई लेते हैं, एग्जाम सप्लाई लेते हैं और एफसीएम आरसीएम दोनों सप्लाई में टर्नओवर में काउंट करते हैं। इसमें जीएसटी नॉन जीएसटी चार्जेस लेते हैं, जीएसटी वाला तो लेते हैं, जैसे एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, ये सब टैक्स इंक्लूड करेंगे, पर जीएसटी वाले टैक्स को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं लेना है इसमें, चाहे वो टर्नओवर काउंट करना हो या एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करना हो। उसके अलावा जो इसका मेन यूज है एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट का जो यूज है वो टैक्स पेमेंट करने के लिए, उस मान लो दिल्ली में आपने 1000 रुपये का माल बेचा, 1000 रुपये पे आपको ने
₹50 की जीएसटी लायबिलिटी है, तो जीएसटी लायबिलिटी जमा करने का जो कंप्यूटेशन करेंगे वो केवल दिल्ली के टर्नओवर से करेंगे, ना कि पूरे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सभी को टर्नओवर मिला के। तो टर्नओवर इन स्टेट, उस स्टेट की जो पर्टिकुलर स्टेट की टर्नओवर है, उस टर्नओवर को काउंट करके हमें टैक्स जमा कराना है, या फिर इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी लेट फी है वो जमा कराना है। तो इसके लिए इसका यूज होता है। और एग्रीगेट टर्नओवर का क्या यूज है? एग्रीगेट टर्नओवर का यूज थ्रेशोल्ड लिमिट काउंट करने में है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 के लिए, या जीएसटी ऑडिट जो करानी है उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर को यूज करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का यूज सेक्शन 22 में, सेक्शन 10 में और जीएसटी ऑडिट के लिए कराया जाता है, जबकि टर्नओवर इन स्टेट का जो ट्रीटमेंट है वो लेट फी के लिए या टैक्स पेमेंट करने के लिए यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो आखिरी बात की गई है वो है कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, इसमें कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए इसने कोई जॉब वर्कर, मान लीजिए इसने अपना कपड़ा टेलर वाले को भेज दिया कि ये कपड़ा भेजा। इस टेलर वाले ने कपड़े से सिलाई कर कपड़ा क्या भेजा? कपड़े से शर्ट बनाया टेलर वाला। यहाँ ये शर्ट यहाँ इसने डायरेक्टली बेच दिया इसके थ्रू। देखो फिर से, इसने इसे क्या दिया? इसने इसे कपड़ा दिया, इस कपड़े से इसने शर्ट बनाया, और इस शर्ट को यहीं से प्रिंसिपल ने, यहीं से मान लो ये एक्स है, ये वाई है, यहीं से एक्स ने जेड को अपने यहाँ बिना मंगाए दो तरीके से भेज सकता है ना, या तो अपने यहाँ मंगा के भेजे या डायरेक्टली यहीं से यहीं भेजा, इसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई। तो ये यहीं से ये डायरेक्टली इसको जेड को बेच दिया। तो उसी का ट्रीटमेंट हमें एग्रीगेट टर्नओवर के लिए पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स, जो शर्ट जो है ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल, ये जो शर्ट जो बेचा यहीं से जो भेज दिया शर्ट, ये शर्ट की वैल्यू इसमें काउंट करनी है, इसमें लेनी है, या इसके खाते में लेनी है? किसके खाते में लेनी है? जिसका कपड़ा था उसके खाते में, या कपड़े से जिसने शर्ट बना दिया उसके खाते में लेनी है? जो लेना है, टर्नओवर को काउंट करना, वो प्रिंसिपल के खाते में लेना है। वेरी नेचुरल सा है। क्यों? क्योंकि ये इसकी टर्नओवर, इसने तो केवल उस पर जॉब वर्क किया, इसने तो उस पर केवल जॉब वर्क किया, इसने एक काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया, इसने कोई सेल नहीं किया, इसने उस पर स्टिचिंग सर्विस दिया है, इसने उस पर स्टिचिंग सर्विस दे दिया, शर्ट से कपड़ा बना दिया। उस स्टिचिंग सर्विस पे ये अपना सिलाई के खर्चे मांगेगा। मान लो कि 100 रुपये सिलाई खर्चे, कपड़ा ये 1000 का था, 1000 का कपड़ा भेजा, बाद में शर्ट बना के ये 1500 में बेच दिया। ठीक है, तो इसको 400 रुपये का मुनाफा हो गया। इसकी जो कमाई है जॉब वर्कर की, टेलर मशीन वाले की 100 रुपये की कमाई है, इस पर ये जीएसटी पे करेगा। अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ये जो जीएसटी पे करेगा ये 1500 पे करेगा। यही कहानी है, सिंपल है। तो यही लिखा है, सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल। ये जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। एंड वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल। ये जो सप्लाई मानी जाएगी, ये जो थर्ड पार्टी को जेड को जो माल बेचा गया, जैसे यहाँ देखो 2 टाइप की सप्लाई है। एक चीज़ आप ध्यान दो, ये सप्लाई वाले चैप्टर में और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सप्लाई तो है कि आपने यहाँ से यहाँ किया एक सप्लाई, और दूसरी सप्लाई यहाँ से फिर आपने शर्ट बना के भेज दी। तो ये सप्लाई, ये जो 2 नंबर वाली सप्लाई है, ये इसकी सप्लाई में काउंट करेंगे, और 1 नंबर वाली सप्लाई को सप्लाई ही नहीं मानेंगे, इस पर कोई जीएसटी पे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये आपने जॉब वर्क के लिए भेजा है। तो यही डिस्कशन है। वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, मतलब शर्ट जब बन गया, गुड्स क्या था हमारा? क्लॉथ था। सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, जॉब वर्कर से डायरेक्टली वहीं से भेज दिया आपने। किसको भेज दिया आपने? जेड को डायरेक्टली बेच दिया। नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इट्स एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब किसके टर्नओवर में नहीं लेना है? यहाँ वाई के टर्नओवर में हमें नहीं लेना। एक्स कौन था? प्रिंसिपल था। एक्स ने वाई को भेजा, वाई ने जेड को शर्ट बना के दे दिया। तो टर्नओवर में किसका काउंट होगा? एक्स के टर्नओवर, वाई के टर्नओवर में नहीं लेना। यही बात है, ये यहाँ पे लिखी गई है। जॉब वर्क इम्प्लाई अंडरटेकिंग एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस बाय ए पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा सिलने के लिए देते हैं, या किसी चीज़ पे पेंट करने के लिए देते हैं, तो पेंटिंग का काम
जॉबर का काम होगा। कपड़े से शर्ट बनाने का काम जॉबर का काम कहलाएगा। द पर्सन हु इज ट्रीटिंग और प्रोसेसिंग द गुड बिलोंगिंग टू अदर इज कॉल्ड जॉबर। और जो ऐसा काम करता है उसको जॉबर का कहलाता है, और जिसने जो कपड़ा भेजा है, जिसने सामान जो भेजा वो प्रिंसिपल कहलाता है। शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट स्टिपुलेट द जॉब वर्क इज ए सर्विस। और जॉब वर्कर जो कपड़ा सिलने का काम, पेंटिंग का काम, स्टिचिंग का काम जो किया है उससे जॉब वर्क बोला जाएगा, और इसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। प्रिंसिपल कैन सप्लाई द गुड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ अ जॉब वर्कर, मतलब वही हमारे केस में था, विदाउट ब्रिंगिंग बैक टू, अपने घर में लाए बिना डायरेक्टली वहीं से वहीं माल सप्लाई कर दे। इससे उसकी लॉजिस्टिक के कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट की बचत हो जाती है। और ये हमारे पास 2 केस है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो और जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड हो, या जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो। अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल शुड डिक्लेयर जॉब वर्कर प्रीमाइसेस एज एडिशनल प्लेस। उस केस में प्रिंसिपल को एक्स को, हमारे एग्जाम्पल में एक्स को जो वाई का जो प्रीमाइस है अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेगा कि हम यहाँ पे माल एज ए गोडाउन या एज ए जॉब के लिए भेजते हैं, एंड रिमूव, वहाँ से आगे माल हम डायरेक्टली बेच सकते हैं। तो एक्स अपने वाई के प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन करते समय डिक्लेयर करेगा। अगर दूसरा केस है जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो तो क्या होगा, वो खुद वही रजिस्टर्ड हो और उसकी मान लो अच्छा खासा बिजनेस से टर्नओवर उसकी 20 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इफ़ द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड पर्सन, प्रिंसिपल सप्लाई नोटिफाइड गुड्स, और कोई नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई करता है एक्स के द्वारा, प्रिंसिपल कौन है हमारा, एक्स है। गुड्स कैन बी सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर, उस केस में भी डायरेक्टली सप्लाई का कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में कोई अंतर नहीं आया। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क डायरेक्टली फ्रॉम ए रजिस्टर्ड जॉब वर्कर प्रीमाइसेस ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के द्वारा सप्लाई माना जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रिंसिपल के द्वारा सप्लाई माना जाएगा, नहीं ना कि जॉब वर्कर के द्वारा, क्योंकि ये सप्लाई प्रिंसिपल ने किया है। फर्दर द वैल्यू ऑफ सच गुड्स सप्लाइड विल बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। ये टर्नओवर किसकी मानी जाएगी, एक्स की टर्नओवर मानी जाएगी। वाई की टर्नओवर में केवल उसकी जो स्टिचिंग चार्जेज है वो काउंट किया जाएगा। ये हमारा एक्स था, ये वाई था, ये हमारा जेड था। एक्स ने वाई को कपड़ा भेजा, कपड़े से शर्ट बना के इसने जेड को इसने डायरेक्टली ऐसे बेच दिया। तो ये मान लो कपड़ा 1000 का था हमारे एक एग्जाम्पल में, और 100 रुपये के स्टिचिंग चार्ज पे ये इसे लेगा, और ये इसको 1500 में डायरेक्टली बेच दिया। तो इसकी कमाई कितनी हो गई, 1500 माइनस 1100, टोटल कितना हो गया, 400 रुपये इसके बेनिफिट हुआ। इसकी कमाई कितनी हो गई, जॉब वर्क चार्जेज 100 रुपये जो सिलाई चार्जेज है वो, अगर 100 रुपया बढ़ते इसका बिजनेस मान लो 20 लाख रुपया हो गया नॉर्मल स्टेट के केस में, तब आप इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज इसे रजिस्ट्रेशन की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड ले लेते हैं, वो जो है मान ये देखिए आरसीएम की सप्लाई को में एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेते। जैसे देखिए सप्लाई 2 टाइप का होता है, एक एफसीएम होता है और एक आरसीएम होता है। एफसीएम क्या होता है, नॉर्मल मान लो आप पेन खरीदे हैं, पेन खरीदते हो नॉर्मल, 1000 रुपये का पेन खरीदा आपने, मान लो 10% जीएसटी था तो 100 रुपये जीएसटी चार्ज करेगा और 1100 रुपया आप उसको पे करोगे। 11 आपने इसको कितना, आप जो पेन लाए उस पर 1100 रुपया पे करके लाए, आप इसको आगे बेच दोगे, 1100 का माल मान लो 1500 में बेच दिया। तो ये जो है एफसीएम कहलाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसमें जो 100 रुपया पे कौन करेगा, इसमें आप खरीद के लाए हो, मिस्टर ए खरीद के लाया है, मिस्टर ए पे नहीं करेगा, ये पे करेगा जिससे आप खरीद के लाए हो, आपका सप्लायर आपके बिहाफ पे जमा करेगा। इसीलिए इसको नॉर्मल तो ये होता है, पर रिवर्स चार्ज के केस में होता है कि आप ही को पे करना है। जैसे आपने जीटीए की सर्विस ली, जीटीए सर्विस मान लो आपने 1000 रुपये अगर जीटीए सर्विस ली, 100 रुपया 5% की दर से अगर जीएसटी आता है, तो ये जीएसटी जो मान लो जीटीए से मिस्टर एक्स ने लिया तो एक्स को ही जमा कराना, पर 1000 रुपया एक्स को देगा प्लस 100 रुपया सरकार के खाते में जमा करेगा। दिस इज कॉल्ड आरसीएम, मतलब रेसिपिएंट जो सर्विस लेता है, जो माल लेता है उसी को
टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी है, तो उसको कहते हैं आरसीएम। तो आरसीएम में जो अगर जीटीए का टर्नओवर कंप्यूट करते समय जीटीए का टर्नओवर अगर कंप्यूट करना पड़ेगा तो आरसीएम वाली सप्लाई को काउंट करेंगे। अगर एक्स का टर्नओवर काउंट करना हो तो आरसीएम वाली सप्लाई को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी इनवर्ड सप्लाई होगी। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज हो गई, इसके लिए आउटवर्ड सप्लाई है, एक के लिए इनवर्ड एक के लिए आउटवर्ड। तो जिसके लिए इनवर्ड है उसमें काउंट नहीं करना, जिसके लिए आउटवर्ड है उसके लिए टर्नओवर में काउंट करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई डीलर है, वो डीजल का सेल करता है। डीजल जो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। फिर एक्सपोर्ट करता है यूके में 5 लाख रुपए का। ये एक्सपोर्ट जो है जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है। और सप्लाई टू ऑन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मान लीजिए मुंबई से दिल्ली इसने माल भेजा, ये 5 लाख रुपए का माल भेजा, तो इस पर भी इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में स्टॉक ट्रांसफ़र पे भी, ब्रांच ट्रांसफ़र पे भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगा। और फिर नॉर्मल सेल, वहाँ से उसने 1 लाख रुपए का नॉर्मल सेल किया। आउटवर्ड सप्लाई ऑन भी जीएसटी टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्जेस, ये रिवर्स आरसीएम वाली सप्लाई किया। मान लो इसने जीटीए की सर्विस भी दी है 1 लाख रुपये का। तो अब हमें पूछ रहा है कि टर्नओवर इसका काउंट कितना होगा। तो टर्नओवर काउंट करते समय 1 लाख रुपया जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी लेंगे, एक्सपोर्ट जो किया 5 लाख वो भी लेंगे, सप्लाई जो ब्रांच ट्रांसफ़र किया वो भी लेंगे, और जो आरसीएम की जो सप्लाई एज ए सप्लायर किया, आउटवर्ड सप्लाई अगर इसकी है आरसीएम वाली, तो वो भी काउंट करेंगे। तो टोटल सप्लाई इसका 12 लाख हो गया। 12 लाख रुपए इसका एग्रीगेट टर्नओवर है। आरसीएम में सिंपल सा कंसेप्ट है। आरसीएम अगर देखियो, आरसीएम 2 टाइप से है। आरसीएम 2 टाइप्स का हो गया, एक के लिए इनवर्ड है, एक के लिए आउटवर्ड है। तो इनवर्ड करने का क्या मतलब है? परचेज है। इनवर्ड का क्या मतलब है? परचेज है। तो परचेज तो हम टर्नओवर में काउंट नहीं करते हैं, तो केवल सेल काउंट करते हैं। तो हम ये तो इनवर्ड वाला नहीं काउंट करेंगे आरसीएम के लिए। पर जिसने आरसीएम सर्विस दी है, मान लीजिए जीटीए ने दी है, जीटीए ने इसको दिया, तो इसकी जब टर्नओवर काउंट करने बैठेंगे, हालांकि इसको टैक्स नहीं पे करना है, जीटीए में इसको टैक्स पे करना है, जो सर्विस ले रहा है उसको पे करना है, पर उसकी टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। पर जिसको टैक्स नहीं पे करना है उसकी टर्नओवर में काउंट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था एग्रीगेट टर्नओवर का। आगे फिर हम कल डिस्कशन करेंगे सेक्शन 22 के बारे में डिटेल में। सेक्शन 22 को समझने से पहले ये सारे मीनिंग को रिवाइज करके आइएगा, तभी आपको ये फंडा क्लियर होगा एग्रीगेट टर्नओवर का। एग्रीगेट टर्नओवर को रिवाइज करना है आपको, सप्लाई को रिवाइज करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और स्पेशल कैटेगरी की सप्लाई, जो भी सप्लाई है ये आपको रिवाइज करके आना है, तभी आपको फर्दर सेक्शन 22, सेक्शन 23, 24 फर्दर डिस्कशन समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे।